हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 17 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि कर्नाटक सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को बैन कर दिया है, जबकि ये दोनों भारत के सबसे बड़े और रेपुटेटेड बैंक हैं। उसके बाद भी आखिर ऐसा क्यों किया कर्नाटक सरकार ने? आज तक आजादी के बाद से कोई भी ऐसी राज्य सरकार नहीं हुई है जिसने किसी भी बैंक को अपने राज्य में बैन किया हो। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने कल आपसे सवाल ये पूछा था कि छत्तीसगढ़ में जो दुधवा डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, नर्मदा तो वहां पर है नहीं, गंगा भी नहीं है, तापी भी नहीं है। तो आंसर बिल्कुल क्लियर था, महानदी इज द राइट आंसर। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने महानदी आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है ये सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ से? सिहावा डिस्ट्रिक्ट। और सिहावा से ही 21 किलोमीटर दूर दुधवा डैम स्थित है। ये जो बांध है ये 1953 में इसकी स्थापना करी गई थी और ये बनकर तैयार हुआ था 1964 में। तब से आज तक ये छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहा है ये डैम। बाकी अगर नर्मदा की बात करें तो ये एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा गोमुख से निकलती है उत्तराखंड में, और तापी निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर सतपुरा की पहाड़ियों से। स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं मेरी, आप इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 20% ऑफ चल रहा है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। एग्जाम आपका कोई भी हो, बेफिक्र होके आप इस किताब से स्टैटिक जीके कवर करिए और आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अवेल कर पाओगे। मैंने वीडियो भी बना के आपको डाला था और दिखाया था कि इस बार जून के महीने में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें एक एक क्वेश्चन इसी किताब से फंसा है। ये केवल कहने की बात नहीं है, इसीलिए मैंने वहां पर स्क्रीनशॉट भी लगा कर दिए हैं बकायदा कि आप आंसर की में देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और वही सेम क्वेश्चन इस किताब के कौन से पेज में दिया हुआ है। तो ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इससे आप अपनी स्टैटिक जीके पूरी कवर कर सकते हैं। और बाकी आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ, 17 अगस्त है आज, और आज दोपहर में 12 बजे आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे पाएंगे। आप में से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक भी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया है, तो आपको बता दूं फिर से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज दोपहर में 12 बजे ये टेस्ट होगा, सभी के लिए फ्री है। इसमें आपसे जीएस के 60 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और आपको 40 मिनट मिलेंगे। जो टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे उनको, जो मैं 22 तारीख से ये दोनों दोनों लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इनमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एक तो मैं जीएसजीके का प्री प्लस मेंस 2024 से 25 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करूंगा, वो भी लाइव क्लासेस में। इन क्लासेस की टाइमिंग 11 बजे हुआ करेगी और 22 तारीख तक इसकी फी ये है। उसके बाद आपको पता है हमेशा जो बैच की फी रहती है 1999, वही हो जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है और मैं तो कहूंगा पहले आज आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे के देखिए, और अगर आपकी इसमें रैंक आ जाती है तो आपको फायदा ही हो जाएगा। और अगर रैंक इसमें नहीं भी आती है तो भी आपके लिए फायदा है 22 तारीख तक। साथ में जो लोग केवल हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी योद्धा बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी 22 तारीख से ही शुरू हो रहा है और इसकी भी फीस में परिवर्तन हो जाएगा 22 के बाद। इन बैचेस के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर अगर टॉप 20 में ही आ गए तो फिर जीएस के बैच की जरूरत क्या है। ये तो भाई वही वाली बात हो गई कि पूरे दुनिया में फिर स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों होते हैं और एंट्रेंस टेस्ट क्यों होते हैं। ये तो सेम वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए बीएचयू में या जेएनयू में कोई भी स्टूडेंट है और वो एंट्रेंस देने जा रहा है। अगर एंट्रेंस टेस्ट वो पास कर लेता है तो उसके बाद वो बोल दे कि अब फिर मुझे जेएनयू में पढ़ने का क्या फायदा, या अब बीएचयू में पढ़ के मैं क्या करूंगा जब एंट्रेंस ही निकाल लिया है। तो अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है जेएनयू के कोर्स की। ये तो सेम वही बात हो गई। सो इस तरीके की बुलशिट टॉक करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, रैंक वन में जैसे 100% स्कॉलरशिप है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि रैंक वन में आप कितने भी आएंगे, मान लीजिए 12 लोगों की रैंक वन में एक ही के बराबर मार्क्स आए हैं और उन्हें रैंक वन मिली है, तो इन 12 के 12 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब फ्री में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फ्री है, आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है, आपको फायदा ही होना है। और अगर 20+ भी आती है रैंक तो भी आपके लिए इस टाइम पर ऑफर है। शुरू करते हैं करंट अफेयर।
अभी हाल ही में भारत की 3 ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स में ऐड कर दिया गया है। तो टोटल कितनी ऐसी साइट हैं भारत की अब जो कि रामसर साइट्स में ऐड है? तो इससे पहले 82 थी पिछले महीने तक, और अब 3 नई साइट जोड़ दी गई हैं। तो 82 और 3 टोटल कितनी हो गई? अब 85 भारतीय साइट है जो कि रामसर वेटलैंड साइट में कंसीडर करी गई हैं। और ये कौन-कौन सी साइट हैं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एक है जिसको बोलते हैं नंज रायन, क्या बोलते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंज रायन। ठीक है, नंज रायन बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु की है। दूसरी है काजू वैली वर्ल्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु की है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दोनों तमिलनाडु की हैं। और एक है तवा जलाशय, क्या नाम है? तवा जलाशय, ये कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश का। तो टोटल ये 3 जगह हैं जिनको लिस्ट किया गया है। रामसर साइट दरअसल होती क्या है? 1971 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहां पे एक मीटिंग करी और उन्होंने इस बात को डिस्कस किया कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो उससे पहले हमें अपने वेटलैंड्स को बचाना होगा। वेटलैंड्स का मतलब यह है कि छोटी नदियां हो गई या फिर छोटे तालाब हो गए, धीमे धीमे करके सूखते जा रहे हैं। तो ये जब सूखते जा रहे हैं तो इनके आसपास रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो क्यों ना इन वेटलैंड्स को बचाया जाए। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया रामसर कन्वेंशन। और धीमे धीमे इसमें कई सारी दुनिया भर की साइट्स को जोड़ा जाने लगा। जब कोई भी साइट रामसर वेटलैंड साइट में जोड़ी जाती है तो इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी की जिम्मेदारी हो जाती है उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना। तो भारत की आज की डेट में 85 साइट्स इसमें कंसीडर्ड है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की 18 रामसर साइट इस टाइम पर है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से 10 साइट है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी उनके अकाउंट्स हैं सबको इमीडिएट बेसिस पर क्लोज कर दें? तो ये है कर्नाटक सरकार। और कर्नाटक में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? अब देखिए दरअसल हुआ क्या, कर्नाटक सरकार का पंजाब नेशनल बैंक के साथ देखिए क्या पंगा हुआ। कुछ टाइम पहले, साल 2011 की ये बात है, जब कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 25 करोड़ की एफडी कराई थी पंजाब नेशनल बैंक में। लेकिन जब अभी उसका मैच्योरिटी पीरियड आया तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से केवल 13 करोड़ अमाउंट ही डिसबर्स किया गया है। और उसके अलावा अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है और बाकी पैसा इनको नहीं मिला है। इस वजह से पंजाब नेशनल बैंक से सारे अकाउंट बैन करने के आदेश दे दिए हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सेम इसी तरीके का केस है। कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इन्होंने 10 करोड़ की एफडी कराई थी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में, जो कि एसबीआई का ही पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया है कि वो जो पैसा है, कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो पैसा जो है वो इन्होंने प्राइवेट कंपनीज के लोन सेटल करने में यूज कर लिया है। इस वजह से ये पैसा कर्नाटक सरकार को वापस नहीं दे रही है एसबीआई। इस वजह से एसबीआई के भी सारे अकाउंट्स को बंद करने की बात कही गई है। और इन्होंने आदेश दिया है कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों को कि आप 20 सितंबर तक केवल अकाउंट ही बंद ना करिए, इवन एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपने जितनी भी एफडी करा रखी है, आरडी करा रखी है और भी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, वो सब आप विड्रॉल कर लीजिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के लिए नींद उड़ाने वाली बात है और बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। क्या नाम है? सी एस शेट्टी, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो। पीएनबी भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं ए के गोयल, अतुल कुमार गोयल। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा राज्य के अंदर 100 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे? और ये ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क होंगे जो कि एक्वा इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज इन दोनों को प्रमोट करने का काम करेंगे। तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में 100 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। देखिए ये इंडस्ट्रियल पार्क एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं और गोडाउन्स होते हैं जिनसे कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। इसमें एक और इंडस्ट्रियल पार्क शामिल है जो कि पिछली सरकार ने प्रॉमिस किया था कि ये विजयवाड़ा में स्थापित करेंगे, तो जो कि पिछली सरकार ने नहीं किया था।
चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने स्पेशली इसको अप्रूवल दे दिया है। क्या आप जानते हैं इस टाइम पर भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क है? तो ये है महाराष्ट्र। आफ्टर ऑल महाराष्ट्र से ही मुंबई जो है, इसीलिए वो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है। और महाराष्ट्र ही जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है पूरे भारत में। और आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम ध्यान रखिए, एस अब्दुल नजीर। उदय तो आप लोग जानते ही हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने हम सभी के आधार कार्ड बनाए हुए हैं। तो उदय को भारत सरकार की तरफ से कितने वर्षों के लिए इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है? तो इनको अगले 5 सालों के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से आयकर में छूट दे दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हुआ क्यों भाई, इनकम टैक्स में इनको छूट क्यों दी गई? ऐसा इस वजह से कि उदय एक ऐसी कंपनी है जो कि कोई भी कॉमर्शियल वर्क नहीं करती है। ठीक है। और अगर कॉमर्शियल वर्क नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मोटा पैसा नहीं कमा रहे हैं। इस वजह से इनको छूट दी गई है। अब कौन-कौन सी चीज़ों में इनको छूट मिलेगी? जैसे कि इनके अगर कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट है बैंकों में, तो उसमें इनको कोई टैक्स नहीं देना है अगले 5 साल तक। और उदय में आधार कार्ड के लिए कोई भी नए एनरोलमेंट होते हैं, ऑथेंटिकेशन होते हैं, उन सभी पे सर्विस चार्ज इनको मिलता है। उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी इनको दी जा रही है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। और साथ में ये जितने कार्ड लॉन्च कर रहे हैं आधार कार्ड, उसकी मेकिंग पर जो भी पैसा ये बनाते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। उदय की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल और इसके चेयरपर्सन हैं नीलकंठ मिश्रा। कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको केन्या के मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये एक्स इंडियन क्रिकेटर हैं। इनका नाम है डोडा गणेश। क्या नाम है? डोडा गणेश। और ये भारत की तरफ से टोटल 4 टेस्ट मैच खेले हुए हैं इन्होंने, और एक वनडे मैच इन्होंने खेला हुआ है ओडीआई। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनका ए क्लास या जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास करियर, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 2000 रन बनाए हैं अपने। ठीक है। ये कर्नाटक से खेलते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और 365 कीनिया टीम की स्थिति इस टाइम पर बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। पहले इस टीम की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। वैसे मैं आपको बता दूं, 1996 से लेकर साल 2011 तक केन्या लगातार 5 वर्ल्ड कप में आप ये समझ लीजिए क्वालिफाई होती है हुई आई है। लेकिन इस बार डोडा गणेश को जिम्मेदारी दी गई है कि 2026 में होने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें केन्या की टीम क्वालिफाई कर जाए एटलीस्ट। और 2003 की वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उसमें तो केन्या ने गजब कर दिया था। ये सेमीफाइनल्स तक भी पहुंचे थे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत कौन अपॉइंट किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, नाम मत भूलिएगा। रोहित शर्मा को आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से ओडीआई बैटिंग रैंकिंग जाहिर करी गई और इसमें रोहित शर्मा रहे दुनिया में सेकंड नंबर के बल्लेबाज। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम के 824 पॉइंट हैं, रोहित शर्मा के 765 पॉइंट हैं। थर्ड नंबर पे कौन रहे? तो तीसरे नंबर पे रहे हैं शुभमन गिल और चौथे नंबर पे रहे हैं विराट कोहली। अब आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ये तीसरे, दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। बाबर आजम पहले पर कैसे हैं? जबकि जब वनडे इंटरनेशनल होता है तो बाबर आजम स्कोर नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये दरअसल एवरेज निकाला जाता है बैटिंग का। अब होता क्या है कि जो पाकिस्तान की टीम है, वो बहुत सारे अपने लीग मैचेस खेलती है। वो शारजाह में कभी खेलते हैं, कभी दुबई में खेलते हैं और वो बहुत ही छोटी-छोटी टीमों के साथ खेलते हैं। हालाँकि उन टीमों में उनके बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान की ए क्लास की या आप बोल सकते हो फर्स्ट क्लास की टीम जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे अपने नेशनल प्लेयर्स को भेज देता है। अब ऐसे में क्या है कि ये जो बाबर आज़म हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये वहाँ पे जम के रन बनाते हैं और जम के विकेट लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इनका जो एवरेज है वो बेहतर हो जाता है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये कहीं पर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके नहीं खेल रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? और इनके पास ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वही खेल रहे हैं। तो ओवरऑल जब एवरेज निकाला जाता है, इसी वजह से बाबर आजम के जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, नंबर ऑफ रन्स हैं, वो ज़्यादा बैठ जाते हैं।
इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो कि ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में अगर हम बात करें तो केशव महाराज नंबर 1 पे रहे हैं, सेकंड नंबर पे हेजलवुड रहे हैं, थर्ड नंबर पे एडम जैम्पा रहे हैं, चौथे नंबर पे कुलदीप यादव रहे हैं, पांचवें नंबर पे बेर्नॉल्ड स्कॉल्स रहे हैं नामीबिया के, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। तो टॉप 5 में कहीं जसप्रीत बुमराह है ही नहीं, अब आप ये समझ लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, जसप्रीत बुमराह को इसमें 8वीं रैंक मिली है। कारण क्या है? सेम वही कारण है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और ये सब लीग के छोटे छोटे कई सारे मैचेस खेलते हैं और बच्चों के साथ वहां पे खेल के खूब सारे रन बनाते हैं और विकेट लेते हैं, जिस वजह से ओवरऑल एवरेज इनका बेहतर हो जाता है। पूरी लिस्ट है, ऑलराउंडर्स की भी है और ओडीआई टीम्स की भी रैंकिंग है। वो सब भी मैंने पीडीएफ में दे दी है, एक बार वहां से देख लीजिएगा। वैसे ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड नंबर पे साउथ अफ्रीका है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है और पांचवें नंबर पे न्यूजीलैंड है। हाल ही में ईडी के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? ईडी जो कि लगातार न्यूज में रहती है मोदी सरकार में और जिसको बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके नए डायरेक्टर अब से होंगे राहुल नवीन। राहुल नवीन अभी तक ईडी के इंटर्म डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। काफी पहले ईडी के डायरेक्टर हुआ करते थे संजय कुमार मिश्रा। इन्होंने रिजाइन दे दिया था और उसके बाद से ये सीट वैकेंट थी, तो राहुल नवीन इंटर्म डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटेड थे। अब इन्हीं को परमानेंट डायरेक्टर बना दिया गया है और ये कब तक रहेंगे डायरेक्टर? तो अगले 2 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ईडी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। राहुल नवीन वही डायरेक्टर हैं जिनकी डायरेक्टरशिप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं की लीड में अरविंद केजरीवाल को भी अभी कुछ किया गया था। अगले यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में भारत सरकार ने किसको अपॉइंट किया है? तो गृह मंत्रालय के नए सचिव अब अपॉइंट किए गए हैं गोविंद मोहन। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन और अब से गृह मंत्रालय की कमान इनके हाथ में रहेगी। 1989 बैच के सीनियर अधिकारी हैं। सिक्किम इनका कैडर है। इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम क्या है? तो इन्होंने अजय भल्ला की जगह ले ली है। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? नाम है इनका फुमीदो किशिदा और इन्होंने फैसला लिया है कि अगले महीने ये रिजाइन दे देंगे। तो फुमीदो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं और आपको पता है जापान दुनिया के मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज में से एक है। तो जापान में आप ये समझ लीजिए कि इनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो वो खुद ही रिजाइन दे देते हैं। जापान की बहुत सारी ऐसी किस्से भी हैं कि वहां पे अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में 2 या 3 मिनट लेट पहुंचा है तो उसे इतना गिल्ट फील हुआ है कि उसने उसी दिन रिजाइन दे दिया है और रो रहा है फूट फूट के काफी। तो जापानीज लोग इतने ज्यादा ऑनेस्ट है। तो फुमीदो किशिदा को लगता है कि अगली सरकार इनको सर्व नहीं करना चाहिए, कोई इनसे बेहतर आएगा जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है। तो इन्होंने अगले महीने सितंबर में इलेक्शन है जापान के अंदर, उससे पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये इस बार चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और रिजाइन भी कर देंगे। तो जाहिर सी बात है अगले महीने जापान को एक नई सरकार मिलने जा रही है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी गई है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। इस किताब का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। ये किताब जाहिर सी बात है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे 75 रेवोल्यूशनरीज के बारे में बताती है और ये किताब जो लिखी गई है इसको लिखने वाले राइटर हैं भीम सिंह। भीम सिंह राज्यसभा से एमपी हैं बिहार से। हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे मनाया गया कौन से दिन? हिंदी में बोलते हैं विश्व अंगदान दिवस। तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 1954 को 13 अगस्त के दिन पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, और ये अमेरिका के सर्जन डॉक्टर जोसेफ मूरे के द्वारा कंडक्ट करी गई थी। तब से हर साल 13 अगस्त को ऑर्गेन डोनेशन डे मनाया जाता है। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2023 का जो आयोजन किया जाना है और यह आयोजन होने जा रहा है नई दिल्ली में और 31 अगस्त को यह आयोजित किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे। तो इसकी थीम क्या है? तो आपको इसकी थीम जरूर ध्यान रखनी है। इसकी थीम इस बार रखी गई है लीडरशिप फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। अब समझते हैं ईडी वर्ल्ड लीडर फोरम है क्या। इसका मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर से हर एक क्षेत्र के कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को और कई सारे
डेलीगेशन को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर से 400 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हिस्सा लेंगे, पॉलिसी एक्सपर्ट्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स आएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस फोरम मीटिंग में इस बात का फैसला लिया जाएगा, बहुत सारे पैक्ट साइन होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे प्रमोशन मिले, कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएं। आने वाले समय में कई सारे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे, कई सारी इनोवेशंस भी होंगी, इन्वेंशंस भी होंगी, तो वो सब इसी फोरम से निकल कर आएंगी। और आपको पता है पीएम नरेंद्र मोदी इन सारी चीज़ों में काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इनकी उम्र ज़्यादा है, 73-74 है इनकी उम्र, बट इस एज में भी तो जो इनका टेक्नोलॉजी के प्रति एंथुसियास्ट है वो काफ़ी एग्रेसिव है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें लगातार होती रहती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2023 से 24 के लिए इंडियन आर्मी में कितने गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस किए गए हैं? तो इस बार टोटल अगर देखा जाए तो 103 गैलेंट्री अवार्ड हमारी सेनाओं में दिए जाएंगे, जिसका उल्लेख कुछ इस तरीके से है कि 63 सेना मेडल दिए जाएंगे और 11 नौसेना मेडल दिए जाएंगे, मतलब इंडियन नेवी में दिए जाएंगे, और 6 वायुसेना मेडल दिए जाएंगे, मतलब एयरफोर्स में दिए जाएंगे। इसके अलावा 18 शौर्य चक्र और 4 कीर्ति चक्र भी दिए जाएंगे। पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, किसको किसको दिया जाएगा वो भी मैंने पीडीएफ में दे दिया है, तो आप पीडीएफ एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, अभी कुछ टाइम पहले ही ओम प्रकाश माथुर जो हैं, ये भारत के कौन से राज्य के गवर्नर बनाए गए हैं? देखो जरा आपको करंट अफेयर याद हो भी रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 50% का ऑफर कल लास्ट डे था, वो तो खत्म हो चुका है। अब 30% का ऑफर चल रहा है, तो आप मेरा रिकॉर्डेड जीएसजीके का फाउंडेशन बैच या जीएसजीके प्लस रीजनिंग, इन सारे बैचेस को 30% ऑफर पे अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। और इसके अलावा सेपरेट कोर्सेज भी आप मेरे ले सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और सीएचएसएल और एमटीएस का क्रैश कोर्स, ये सब भी आप ले सकते हैं 30% डिस्काउंट पे। ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, इस तरीके के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे फाउंडेशन बैच में क्या क्या कवर रहता है। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरा सिलेबस ही कवर है हर एक बंदे एग्जामिनेशन के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी, और दोपहर में 12 बजे देना मत भूलिएगा आज का स्कॉलरशिप टेस्ट। अभी इनरोल नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं एनरोल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। आप YouTube पे मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। जब मैं टॉपिक पर जाता हूं तो उसकी गहराई पर हर एक चीज को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए लेकर आता हूं कि आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको तो पता ही है, YouTube पर आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ चुके हो, पॉलिटी पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, और आप जानते हो कि कभी भी आपका इंटरेस्ट इससे पहले जीएस में नहीं बनता था, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद आपका वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। आज हम एक साल तक जीएस पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब एग्जाम में वो 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जीएस के, तो वहां पे सिर्फ हम 5 या 6 ही क्यों अटेम्प्ट कर पाते हैं? उसका कारण यह है कि जीएस में हमारी दिशा निर्देश सही नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये बैच मैं इसीलिए लेकर आया हूं, काफी टाइम के बाद मैं अपना लाइव बैच लॉन्च कर रहा हूं। इस बैच की मदद से आप अपना पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या फिर कोई भी राज्य का वनडे एग्जाम हो। हर एक एग्जाम के लिए इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच को मैं 22 अगस्त से शुरू करने जा रहा हूं। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इतना ही नहीं, कंप्यूटर और साथ में वन लाइनर्स, ये सब कुछ मैं आपको इन लाइव क्लासेस में कवर कराऊंगा। तो इस सिलेबस को हम साथ मिलकर कवर करेंगे, और आने वाले किसी भी एग्जाम में जीएस अगर आपकी समस्या बनी हुई है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप जीएस में बहुत ही आसानी से 70% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। 22 अगस्त तक ये ऑफर है कि अगर आप एनरोल करते हैं तो 799 रुपए में आप ये बैच पे एनरोल कर सकते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद से वापस से वही फीस हो जाएगी जो हमेशा से हुआ करती थी, 1999। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। इससे बेहतर ऑफर में मैंने बैच कभी नहीं लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो इस वजह से ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। ये लास्ट ऑफर है इस बैच के लिए, इसे आप 22 अगस्त तक अवेल कर सकते हैं। बैच का रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक एक करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ सीक्वेंस में कवर करेंगे। तो चलिए फिर 22 अगस्त को मुलाकात होती है। एक नई शुरुआत को बड़ी ही खूबसूरती से ले जाएंगे और बुनते हुए अपनी मंजिल तक जाएंगे। तभी तो मैं कहता हूं, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए।